पठार जो है भारत में दो तरह का पठार है। पठार किसे कहा जाता है? जो जमीन से कम 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो, उसे ही को हम पठार कहेंगे। जैसे कोई जमीन है, अगर ये ऐसे हम एक लाइन खींच देते हैं, ये एक लाइन खींच देते हैं और यहां से हम पठार बनाना चालू करते हैं, तो वो जमीन से कम कितना ऊपर होना चाहिए? 1000 मीटर ऊपर होना चाहिए। अब ये जो लाइनिंग हमने खींची है ये 1000 मीटर की है, 1000 मीटर की। तो आप कहेंगे कि ये वाला पठार है, तो नहीं। देखिए इसकी दो शर्तें होती है, एक 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और ऊपरी भाग सपाट होना चाहिए। तो ये है हमारा पठार, यानी प्लेट्यू है पठार, ठीक है। और ये क्या है? पर्वत है, पर्वत है। और अगर 1000 मीटर से नीचे रह गया तो ये क्या है? मैदान है, ठीक है। और अगर 1000 मीटर से नीचे ही अगर ऐसे कोना बना दिया तो पहाड़ है, पहाड़। अगर 1000 मीटर से नीचे कोना बनाया तो पहाड़, और 1000 मीटर से ऊपर कोना बनाया तो पर्वत। 1000 मीटर से नीचे अगर बराबर हो गया तो मैदान, और इसके ऊपर हो गया तो आपका क्या हो जाता है भैया? पठार। क्या हो जाता है? पठार। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा होना चाहिए पठार। पठार जो होते हैं वो हमेशा हाइट पर पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ खेती उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, तो खेती के लिए उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन इनके अंदर जो पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, इनमें खुदाई कीजिएगा तो लोहा, तांबा, सोना, कोयला, ये सब मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो माइनिंग के लिए प्लेट्यू अच्छा होता है, माइनिंग के लिए पठार सही होता है। पठार पर आप बता सकते हैं झील बनेगा या झरना, मतलब तालाब बनेगा या वाटरफॉल बनेगा? तो जेन्युइन है कि पठार हाइट पर है, और हाइट पर होने की वजह से यहाँ पर पानी रुक नहीं पाएगा, जिस वजह से यहाँ झील नहीं बन पाएगा। यहाँ जब भी बनेगा तो पानी नीचे डाउन होगा तो झरना बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? झरना बनेगा। तो तीन चार चीज याद रखेंगे। पठार का ऊपरी भाग सपाट होता है, जिसमें वहाँ शहर बसने में कोई दिक्कत नहीं होते हैं। यह खेती के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन खनन माइनिंग के लिए अच्छा होता है। इसमें खनिज वगैरह पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, मानव के यूज की चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पर तालाब और झील ना पाकर क्या पाए जाते हैं? जल प्रपात यानी झरना पाए जाते हैं। इतना तो कंप्लीट हो गया। भारत में दो तरह के पठार हैं, भारत में दो तरह के पठार हैं। पठार भारत में कितने तरह के भैया? दो तरह के। एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है और एक है आपका दक्कन का पठार। एक दक्कन का पठार है, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है। दो टाइप का पठार है। तो चलो भैया अब देखते हैं दोनों टाइप के पठार को। भारत में एक ही एक्चुअली में पठार है जिसका दो भाग में डिवाइड किया गया है। यह है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार। ये त्रिभुजाकार है, प्रायद्वीपीय पठार। इसे हम दक्षिण भारत का पठार भी कहते हैं या प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इसके दो दो नाम होते हैं, दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। इसके कितने नाम होते हैं? दो नाम। दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। कितने नाम हो गए? दो नाम। दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। संजीत सिंह, हम एक्चुअली एप्लीकेशन पे कुछ वर्क चल रहा है, अपडेट का टेक्निकल काम हो रहा है, इस वजह से प्रीवियस क्लास में आपका ऑप्शन और स्पीड अभी काम नहीं कर रहा है। एक दो दिन और काम नहीं करेगा, उसके बाद ही काम करेगा। अभी एप्लीकेशन पे वर्क हो रहा है इसलिए उसे हटाया गया है। अब टेंशन नहीं लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे लोग को बताते हैं। तो देखो भैया ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब आप यहाँ बताइए, इस प्रायद्वीपीय पठार का कहीं ना कहीं कोई बाउंड्री तो होगा। तो इधर से बाउंड्री का काम करता है पश्चिमी घाट और इधर से बाउंड्री का काम करता है पूर्वी घाट। तो कहेगा कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बाउंड्री यानी कगार या किनारा, तो कगार क्या है? तो इस साइड का कगार पश्चिमी घाट और इस साइड का कगार पूर्वी घाट। तो भारत में जो पठार है इसका कगार कौन है भैया? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट इसके कगार है। इस पठार में एक देखिए, नर्मदा नदी जो गुजरती है इस पठार से, तो नर्मदा नदी इसे दो भागों में बांट देती है। इस पठार को नर्मदा नदी दो भाग में बांट देती है। नर्मदा नदी दो भागों में बांट देती है। नर्मदा नदी दो भागों में बांट देती है। कितने भाग में बांट दी? दो भाग में। अब नीचे का एरिया कहलाता है दक्कन का पठार, नीचे का एरिया कहलाता है दक्कन का पठार, और ऊपर का एरिया कहलाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि, सेंट्रल अपलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब इसका नाम मध्यवर्ती क्यों पड़ गया? तो नर्मदा नदी के ऊपर का यह भाग देखेंगे तो यह भारत के बीचों बीच में आ जाता है। तो दक्कन के पठार को दो भाग में बांटने वाली नदी, सॉरी, प्रायद्वीपीय पठार या फिर दक्षिण भारत का पठार, आप इसका दो नाम हो सकता है, जो लाल रंग से ट्रायंगल बना है। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग। इन्हें दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ऊपर का भाग कहलाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि और नीचे का भाग कहलाता है दक्कन का पठार। इस पठार के कगार का काम कौन करेगा? तो पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पहाड़ी करते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। इस पठार का भाग हो गया। इस पठार का नीचे का जो भाग है, ध्यान से देखिए, ये नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग को दक्कन का पठार कहते हैं और ये जहां जाता है उसी नाम से जाना जाता है।
जैसे छत्तीसगढ़ का निचला भाग क्या कहलाता है? बस्तर। छत्तीसगढ़ के निचला भाग क्या कहलाता है? बस्तर। तो ये बन जाएगा बस्तर का पठार। क्या बन गया? बस्तर का पठार। ध्यान से समझिए, छत्तीसगढ़ का निचला भाग बस्तर कहलाता है, तो इसका नाम हो जाएगा बस्तर का पठार। लेकिन है ये किस पठार का हिस्सा है? तो ये मध्य दक्कन के पठार का हिस्सा। तेलंगाना में जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा तेलंगाना का पठार। आंध्र प्रदेश में जाएगा तो आंध्र प्रदेश का पठार। यानी दक्कन का पठार जिस जगह पे जाता है उसी जगह के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में जाता है तो इसे कहते हैं धारवाड़ का पठार। कर्नाटक में जाएगा तो क्या कहेंगे भैया? धारवाड़ का पठार। कर्नाटक में क्या कहलाएगा? धारवाड़ का पठार कहलाएगा, क्योंकि कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? धारवाड़ का पठार। महाराष्ट्र के पिछले भाग में जाएगा तो क्या कहलाएगा? विदर्भ का पठार। विदर्भ का पठार, क्योंकि महाराष्ट्र का पूर्वी विभाग क्या कहलाता है? विदर्भ। तो आप देखिए कि भारत में एक ही पठार है, लेकिन उसका अलग अलग नामकरण किया जा रहा है। जैसे हमारा शरीर एक ही है, ये हाथ कहलाता है, ये छाती कहलाएगा, गर्दन कहलाएगा, माथा कहलाएगा, पंजा कहलाएगा, अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? देखो भाई, ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसका दूसरा नाम दक्षिण भारत का पठार है, क्योंकि दक्षिण में इसके कगार का काम पश्चिमी और पूर्वी घाट नामक पहाड़ कर देती है, जो इसका बाउंड्री बना देती है। इस प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा नदी दो भाग में बांटती है। नीचे का भाग दक्कन का पठार, ऊपर का भाग मध्यवर्ती उच्च भूमि। दक्कन का पठार जिस जगह जाएगा वो उसी नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में जाएगा तो विदर्भ का पठार, छत्तीसगढ़ में जाएगा तो बस्तर का पठार, तेलंगाना में तो तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश का पठार, कर्नाटक में जाएगा तो कर्नाटक का ज्योग्राफिकल नेम आपको पता है, धारवाड़ का पठार। तो ये यहाँ धारवाड़ का पठार कहला जाएगा यहाँ पे। और जहाँ जो जगह बच जाएंगे, जैसे यहाँ देखिए ना, कुछ जगह यहाँ महाराष्ट्र का इधर वाला जगह बच गया तो आप उसको चुपचाप दक्कन का पठार बोल देंगे। जो बच जाएगा इसमें, ये नीचे वाले भाग में दक्कन के पठार का वो एरिया जो थोड़ा थोड़ा बच जाएगा, उसे हम लोग क्या कह देंगे भैया? दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। तो आपको दक्कन का पठार समझ में आया। अभी हम मध्यवर्ती उच्च भूमि पे चलेंगे, फिर आगे भी बढ़ेंगे। अब आप बताइए कि भारत का जो पठार है वो एक ही पठार है, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, जिसका सबसे बड़ा टुकड़ा जो है वो दक्कन का पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के दो टुकड़े, एक ऊपर वाला टुकड़ा, एक नीचे वाला टुकड़ा। इन टुकड़ों में सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है? दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार के कई भाग हैं। आप बताइए कि दक्कन के पठार में सबसे ज्यादा मिनरल्स यानी खनिज यानी मानव के लिए उपयोगी चीजें सबसे ज्यादा और सबसे महंगी वाली, मतलब जितना ज्यादा महंगा रहेगा उतना ज्यादा उपयोगी होगा, तो सबसे ज्यादा खनिज किस पठार में मिलेगा? दक्कन के पठार के किस खनिज में सबसे ज्यादा मिलेगा? आगे बढ़े, आप बताइए कौन सा मिलेगा? तमिलनाडु वाला नहीं, धारवाड़ का पठार मिलेगा। भैया कर्नाटक का धारवाड़ का पठार बहुत फेमस है, क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ पठार में ही कुद्रेमुख पाया जाता है, जहां से लोहा वगैरह निकलता है। कर्नाटक के धारवाड़ के पठार में ही आपका कोलार की सोने की खदान है, जहां से सोना निकलता है। तो ये सब चीजें ज्यादा खनिज पाया जाता है कहां पर? धारवाड़ के पठार में। धारवाड़ के पठार में आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि किस पठार का दूसरा नाम दंडकारण्य पठार है? 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 बस्तर के पठार को। भैया बस्तर के पठार का ही दूसरा नाम दंडकारण्य पठार है। दंडकारण्य पठार है। अब आप सादा नक्शा खोलिए, उसमें इस तरह से बनाइए, उसमें इस तरह से आप फिगर ड्रॉ करेंगे। हम आपको सादा नक्शा बोले थे प्रिंट करा के रखने के लिए, उसमें इस तरह से इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो एक बार वीडियो रोक के ड्रॉ करेंगे। हम दोबारा आपको दूसरा फिगर बनाते हैं, दूसरा जिसमें हम मध्यवर्ती उच्च भूमि की चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, ये जो झारखंड से लेके मध्य प्रदेश के ऊपर वाला भाग, और ये क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार को कौन सी नदी अलग करती है? तो भैया ये नर्मदा नदी अलग कर देती है। तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग से गुजरेगा, ये थोड़ा छोटा हो गया, मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग से एकदम गुजरेगा। यहाँ से कौन सी नदी से दो भाग में बांटेगी? तो नर्मदा नदी दो भाग में बांट देती है। हम नीचे का भाग पढ़ा दिए हैं। नीचे का भाग क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। सबसे बड़ा पठार है हमारा दक्कन का पठार। अब इस दक्कन के पठार के बाद ऊपर देखिए, ये नर्मदा नदी के ठीक ऊपर का जो पठार है उसे कहेंगे विंध्याचल का पठार। नर्मदा नदी के ठीक ऊपर का पठार क्या कहलाता है? विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार भैया? विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार।
कौन सा पठार हो गया? विंध्याचल। आपको भी पता है इसका नाम विंध्याचल क्यों रखा गया है? इसका नाम विंध्याचल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये विंध्याचल के पहाड़ के पास है, तो इसका नाम हो गया विंध्याचल का पठार। अब यहाँ देखिए इस साइड में होगा सॉरी राजस्थान से सट के, तो राजस्थान के सट के जब होगा तो इसका नाम हो जाएगा मालवा का पठार। राजस्थान से सट के होगा तो मालवा का पठार हो जाएगा। राजस्थान से सट के हुआ तो मालवा का पठार। और झारखंड से सट के हुआ तो बघेलखंड का पठार। देखिए ध्यान से, नर्मदा नदी के ठीक ऊपर, मेरी ओर ध्यान से समझिए, इसको समझना जरूरी है वरना बनाने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, आगे बढ़े। पीडीएफ ब्लैक कैसे हो गया? देखो, ये नर्मदा नदी के ठीक ऊपर जाएगा तो विंध्याचल का पठार, इसके इस कोना पे जाएगा तो मालवा का पठार, और उस कोना पे जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ से सट के हो जाएगा तो बघेलखंड का पठार, और ठीक ऊपर वाला हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और थोड़ा सा यूपी में भी चला आता है। आप ये बुंदेलखंड वो मूवी देखे ना, कौन सी मूवी है? पद्मावती नहीं, पद्मावती नहीं, बाजीराव। तो बाजीराव में जो मस्तानी रहती है वो कहाँ की रहती है? बुंदेलखंड की। तो ये ऊपर वाला हो गया बुंदेलखंड। ऊपर वाला क्या हो गया? बुंदेलखंड। ये कौन सा हो गया? बुंदेलखंड। बताइए, अब हम आपसे नाम पूछते हैं, ये वाला बुंदेलखंड, इसका नाम बताइए। तो ये राजस्थान की ओर है मालवा, और ये छत्तीसगढ़ की ओर है तो ये हो जाएगा आपका बघेलखंड। कौन सा खंड? बघेलखंड। और विंध्याचल वाला कौन सा हो जाएगा? नर्मदा से ठीक सट के कौन सा पठार है? विंध्याचल का पठार। नर्मदा नर्मदा से ठीक सट कर कौन सा पठार है भैया? विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार? विंध्याचल का पठार। तो टोटल ऊपर में यहाँ 4 ठो पठार देखे, ये बताएंगे। ये हो गया हमारा मालवा का पठार, ये हो गया हमारा कौन सा क्या नाम है इसका? बुंदेलखंड का पठार, और ये हो गया आपका बघेलखंड का पठार। नीचे हो गया आपका विंध्याचल का पठार। झारखंड को कौन सा पठार लिखें ये आप बता दीजिए। झारखंड को हम कौन सा पठार लिख दे ये आप बता दीजिए। छोटा नागपुर। वेरी गुड। आप बताते हैं तो हम लिख देते हैं। झारखंड को हम क्या लिख देते हैं? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड को हम क्या लिख देते हैं? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड को छोटा नागपुर का पठार। आप बताइए, छोटा नागपुर का पठार खनिज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है या फिर कोयला के लिए? छोटा नागपुर का पठार खनिज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है या कोयला के लिए? छोटा नागपुर का पठार खनिज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है या कोयला के लिए? दोनों के लिए। वेरी गुड। दोनों के लिए। ज्यादा फेमस कोयला के लिए, तो ज्यादा फेमस कोयला के लिए। आप बताइए, छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी गुजर रही होगी? छोटा नागपुर के पठार से सबसे फेमस जो नदी गुजरती है उस नदी का नाम है दामोदर नदी। उस नदी का नाम है दामोदर नदी। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को दामोदर घाटी का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर घाटी का पठार कहते हैं। कौन सा पठार? दामोदर घाटी का पठार। किसी को दिक्कत? छोटा नागपुर के पठार को क्या कहेंगे? दामोदर घाटी का पठार। तो इसे हम छोटा नागपुर का पठार कहें या दामोदर घाटी का पठार कहें, ये कोयला और खनिज दोनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें कोयला ज्यादा पाया जाता है। हालांकि आगे हम इसे पढ़ाए थे कि आपको इसे कई भाग में बांटते हैं, जिसमें कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार जिसके अंदर में आता है। बंगाल का भी कुछ भाग जो रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, चितरंजन के आसपास का एरिया था, वो भी इसी पठार का हिस्सा आता है। एक्चुअली में ये पठार जो है ये बहुत बड़ा पठार था, पूरा यहां तक था। मेघालय भी इसी से जुड़ा हुआ था। मेघालय क्या था? इसी से जुड़ा हुआ था। मेघालय का जो पठार है वो इसी से जुड़ा हुआ था। मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार से जुड़ा हुआ था। लेकिन कई लाख साल पहले यहां पर हल्का सा दबाव हुआ। हल्का सा क्या हो गया? दबाव हो गया। हल्का सा क्या हुआ भैया? दबाव हुआ, और ये एरिया बीच में से ऐसे धंस गया। ये एरिया बीच से ऐसे धंस गया। क्या हो गया? धंस गया। तो आप बताइए, धंसा हुआ एरिया तो मैदान कहलाता है। नहीं समझे? दोबारा समझिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम कहा गया भाई, ये यही पढ़ा रहे ना। जैसे ये पठार है, पठार हमेशा 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए। यहाँ देखो,
ये पठार है, यहाँ से पठार ऐसे ऊंचा होना चाहिए, हल्का सा भी अगर धंस गया फिर उठ गया तो आप बताइए हम क्या पूरे को पठार तो नहीं कह सकते। ये पठार है और ये जमीन नीचे आई है, ऐसा नहीं है कि जमीन में घुस गया वो, ये भी पठार है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। तो वहां की जमीन थोड़ी सी नीचे है, ऐसा नहीं कि पानी अंदर घुस गया, थोड़ी सी वहां की जमीन नीचे है। अरे भाई हंसता क्या है, क्या कह रहे हो भाई, कौन प्रणाम कर रहा है, हाँ ठीक है, मालदा गए, हंस नहीं रहा है, वो प्रणाम कर रहा था, इसे इसे हमको लगा हंस रहा है, अखिया मेरा गड़बड़ है क्या। तो उसी तरह से यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार ऊंचा है और वहां से जमीन हल्का सा नीचे, ऐसा मत समझिए कि जमीन के अंदर घुस गया है, वो जमीन हल्की सी नीचे है, फिर जमीन धीरे 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 उठना चालू हुआ है। तो जहां यहाँ उठा है उसे कहते हैं हम लोग मालवा सॉरी मेघालय का पठार, और यहाँ जो उठा है इसे कहते हैं हम लोग छोटा नागपुर का पठार। बीच में जो जमीन धंस गई है उसे हम लोग कहते हैं मालदा गैप। क्या कहेंगे, मालदा गैप या मालदा दरार, मालदा गैप या मालदा दरार, मालदा गैप या मालदा दरार, मालदा गैप या मालदा दरार। आप बताइए मेघालय का पठार किस पठार का हिस्सा है, तो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। किससे अलग होता है, ये किससे अलग होता है, या किससे अलग होता है, तो भैया ये अलग होता है मालदा दरार द्वारा। किससे अलग हो जाता है, मालदा दरार द्वारा। किससे अलग हो जाता है, मालदा दरार द्वारा। समझ में आ गया। अगर हम आपसे पूछे सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार में। सबसे ज्यादा खनिज बोल देंगे तो सबसे ज्यादा खनिज बोल देंगे तो सबसे ज्यादा खनिज धारवाड़ के पठार में। सबसे बड़ा पठार कह देंगे तो तेलंगाना दक्कन का पठार हो जाएगा। हो गया, किसी को दिक्कत, बफरिंग हो रहा है। आपको सारे पठार के बारे में हम बता दिए। अब हम चलते हैं, आपको एक ही नक्शा में टोटल पठार बता देते हैं। एक ही नक्शा में हम आपको टोटल पठार बना देते हैं। देखिए ये नदी हम बना दिए, नर्मदा नदी। आपसे हम पूछते हैं, आप बताते चलिए हम कौन सा पठार बनाए हैं। नाम बताइए इस पठार का, जिसको बना रहे हैं इसका नाम बताइए जल्दी फटाफट। नाम बताइए इसका पठार का, कौन सा पठार हम बनाए हैं महाराष्ट्र की इस साइड में। इस पठार का नाम बताइए, हम यहाँ 1 नंबर लिख दिए। इस पठार का नाम बताइए, हम यहाँ 1 नंबर लिख दिए। ये है आपका, ये पठार का नाम है आपका, हाँ ठीक है, विदर्भ है। ये बताइए, ये पठार 2 नंबर बस्तर का पठार, 2 नंबर बस्तर का पठार। उसी तरह से अगर 3 नंबर पूछे तो 3 नंबर हो जाएगा तेलंगाना का पठार। 4 नंबर पूछे तो आंध्र प्रदेश का पठार। ऐसे 5 नंबर पूछ दिए कर्नाटक में तो 5 नंबर हो जाता है आपका धारवाड़ का पठार। ये नर्मदा नदी से सट के ये कौन सा हो गया, 6 नंबर, ये हो गया विंध्याचल का पठार। और ये 7 नंबर इस साइड में है तो मालवा का पठार। और अगर वही छत्तीसगढ़ साइड में होता है इस साइड में तो इसे हम लोग कहते हैं 8 नंबर बघेलखंड। और ये ऊपर होता है इस तरह से तो ये हो जाता है बुंदेलखंड, ऊपर हो जाता तो बुंदेलखंड। और ये हो गया आपका 10 नंबर आपका छोटा नागपुर। 10 नंबर क्या हो गया, छोटा नागपुर। 10 नंबर जो है वो छोटा नागपुर का पठार। 11 नंबर जो है ये मेघालय का पठार है। 11 नंबर मेघालय का पठार है, 11 नंबर मेघालय का पठार है, ठीक है।